ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, खासकर इस सरकार के 11 साल हो गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सरकार का बहुत फोकस रहा। कितना फ़ायदा हुआ है इसको? कैबिनेट सेक्रेटरीट से हर राज्य में उनके ऑफिसर्स जाते हैं जो देखते हैं कि हर राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या कर रहा है, क्योंकि सब कुछ केंद्र सरकार को नहीं करना। पहले नहीं होता था। यूएस ट्रेड डील से क्या इम्पैक्ट होगा खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को? यू विल फाइंड दैट हमारे ऑटो सेक्टर पे इसका, आई एम वेरी होपफुल कि हमारे पे इसका इम्पैक्ट मिनिमल होने वाला। इंटेलिजेंस कैसे प्रभावित करेगा उस पर आता हूँ मैं। पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सब सेक्टर में बदलाव देखे जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को छंटनी की जा रही है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सस्ता है। इसका एमएसएमई सेक्टर में इस देश में और सभी पे पड़ेगा। और मैं एमएसएमई में यहाँ हर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को डाल देना चाहता हूँ। नमस्कार। आप कार चलाते हैं? कार के पार्ट पुर्जे कहाँ बनते हैं? साइकिल चलाते हैं, इसके पार्ट पुर्जे कहाँ बनते हैं? आपके घर में पंखे चलते हैं ना? पंखे बनाने वाली कंपनियां सब कुछ नहीं बनाती है, पार्ट पुर्जे अन्य कंपनियों से बनाकर वहां असेंबल करके आपको बेचती है। इस तरह की कंपनियां कहलाती हैं एमएसएमई। भारत में एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। ये करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान कर रहे हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और जीएसटी में छूट वगैरह वगैरह। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को नौकरियां मिलती हैं। अगर ये सेक्टर गिरा तो देश की अर्थव्यवस्था गिरी, अगर ये सेक्टर अच्छा कर रहा है तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है। ये समझिए एक मोटा मोटा इंडिकेटर है। इस सेक्टर की क्या समस्या है, इस सेक्टर में काम करने वाले हैं उनकी क्या समस्या है, कंपनियों की क्या समस्या है, और सरकार उसके लिए आगे क्या कर सकती है ताकि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ में ये सेक्टर और ज़्यादा योगदान कर सके। आज हमारे साथ बात करने के लिए राजीव चावला साहब हैं। राजीव चावला साहब के ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है। ये इस सेक्टर के, इस देश के जाने माने लोगों में से एक हैं। ऑटो कंपोनेंट कंपनी चलाते हैं। ऑटो कंपोनेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, ऑटो सेक्टर के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। चावला साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और इस कार्यक्रम में आके। मतलब आपके परिचय में कुछ बाकी रह गया तो आप बोल दीजिएगा। नहीं, आई थिंक किसी भी उद्यमी, किसी भी एंटरप्रेन्योर की इससे बड़ी क्या पहचान है कि वो अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप मुझे एज एंटरप्रेन्योर संबोधित कर रहे हैं और सबसे मिलवा रहे हैं। इससे बड़ा गर्व का विषय किसी भी उद्यमी के लिए नहीं हो सकता। अब ज़िंदगी के 42 वर्ष हुए, 42 ईयर्स मैं इस बिज़नेस में हूँ। 25 साल से तो मैं भी जानता हूँ आपको। और 42 वर्ष सरवाइव करना जी। और सिर्फ सरवाइव ही नहीं करना, वक्त के साथ हमने तरक्की भी की, ग्रो भी किया, बहुत कुछ सीखा, कभी खोया कभी पाया, बट कुल मिला के जर्नी पीछे देखते हैं। और फिर सैकड़ों नए यंग जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, उन्हें सिखाने का। मेरा तो ये मानना है कि 42 वर्ष में मैंने 7 वर्ष काम किया। आपने कहा था कि जो भी कहूँगा सच सच कहूँगा, गीता पे जो भी कहूँगा सच सच कहूँगा, बिल्कुल गीता पे हाथ रखकर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 42 वर्ष में मैंने केवल 7 वर्ष काम किया। 35 वर्ष तो खोजने में लग गए, क्या करो, कैसे करो, लोन कैसे मिलेगा, लाइसेंस कौन सा लेना है, सरकारी फाइलों में, रेड टेपिज्म में, किताबों में, योजनाओं को ढूंढने में और रास्ता ढूंढने में। तो मैं रियली बता रहा हूँ आपको कि मुझे लगता है कि आज के युवा अगर एक्सपीरियंस मेरा ले ले तो शायद वो 7 वर्ष में वो पाले। 91 के लिबरलाइजेशन से पहले जी कि आप उद्यमी हैं जी, उसके पहले एमएसएमई और उसके बाद के एसएमई में सबसे पहला सवाल आपसे यही शुरू करते हैं जी, क्या फ़र्क है उसमें?
91 के एसएमई में आप ये समझ लीजिए कि उस ज़माने में जब हम बिल बनाते थे तो हमें एक विभाग हुआ करता था सेंट्रल एक्साइज। तो हम सेंट्रल एक्साइज विभाग में बिल के ऊपर इंस्पेक्टर के साइन कराने जाते थे। वो एक समय में केवल 10 गेट पास पर ही साइन करता था। और जब वो 10 बिल कट जाएं, वो गेट पास समाप्त हो जाएं, फिर दफ्तर में जाके साइन करवाना पड़ता था। यानी मेरे सेल के बिल पर अगर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के साइन नहीं है तो वो बिल मान्य नहीं था, वो गेट पास। फिर हर साल 28 फरवरी को जब बजट आता था तो 24 घंटे पहले हमारी सारी सेल बंद, सारा स्टॉक हमें सबमिट करना पड़ता था सेंट्रल एक्साइज विभाग में, ताकि कहीं बजट में कोई चेंज हो जाए एक्साइज ड्यूटी में तो उसकी इनवॉइसिंग फिर नई होगी, फ्रेश होगी मार्च से। और कभी कभी इतने कॉम्प्लेक्स होते थे कि 3-3, 4-4 दिन लग जाता था ये जानने में कि एक्साइज ड्यूटी में मेरे प्रोडक्ट या मेरी कैटेगरी में क्या चेंज आया है। और एक एक सप्ताह बिजनेस रुक भी जाया करता था जब भी कोई बड़ा बदलाव आ जाए। तो हमने वो वक्त देखा है जो रेड टेपिज्म की परम सीमा थी, चरम सीमा। अभी क्या बदल गया है? अब ये बदल गया है कि बहुत कुछ टेक्नोलॉजी पे है। ई इनवॉइसिंग होती है। हमारे यहाँ इनवॉइस हुआ तो समझ लो सरकार के पोर्टल पे इनवॉइस हो रहा है। तो इनवॉइस कट गया तो सरकार के पोर्टल पे भी चला गया। तो अब उसमें कोई चेंजेस नहीं। जब भी मैं कोई चेंज भी करता हूँ या कोई भी उद्यमी करेगा, कोई कैंसिल करेगा इनवॉइस, तो हर चीज़ सरकार के पोर्टल पे हो रही है। खासकर इस सरकार के 11 साल हो गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सरकार का बहुत फोकस रहा। कितना फायदा हुआ है इसको? ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस सरकार के मुख्य एजेंडाज में से एक रहा। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार खुद कभी अपना मुआयना करती है तो सबसे पहले वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को का आकलन करती है। हमने ये देखा कि अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं, 24,000 तो ऐसे कानून हैं जिसे इस सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। यानी जिसमें कल तक गिरफ्तारी हो सकती थी किसी बिजनेस पर्सन की, अब वो गिरफ्तारी नहीं होगी, जुर्माना लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, दैट्स इट। तो एक बहुत बड़ा चीज है। सेकेंडली, हर लॉज को, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हों, चाहे वो जीएसटी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स का नया कोड हो, हर जगह सरकार ने कोशिश की कि बदलाव लाए और आइडेंटिफाई करो उन रिटर्न्स को जिनकी आवश्यकता नहीं है, उसको कम करो। तो एक ये सरकार की पहल रही। हर साल आई थिंक 2 बार केंद्र मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, कैबिनेट सेक्रेटरीट से हर राज्य में उनके ऑफिसर्स जाते हैं जो देखते हैं कि हर राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या कर रहा है, क्योंकि सब कुछ केंद्र सरकार को नहीं, पहले नहीं होता था। ये पहले शायद नहीं होता था। अभी हम विजिबिलिटी में देख रहे हैं, मैंने 42 ईयर्स में अब देखा है इस चीज़ को। और फिर क्यों, इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इंडस्ट्री इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेबर हैंडलिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सो माई पॉइंट इज कि अब जमीन अगर उद्योग को देनी है तो राज्य सरकार ने देनी है, इंसेंटिव राज्य सरकार ने देने हैं। तो ऐसे में क्या राज्य सरकारें भी सेम पेज पर हैं? तो इस सरकार ने अलाइन किया राज्य सरकारों को, उनमें एक कंपटीशन भी लाए। हर साल रैंकिंग होने लगी कि कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे है और किस नंबर पे है। तो ओवरऑल एक प्रतिस्पर्धा हुई, एक कंपटीशन हुआ अलग अलग राज्य सरकारों में। मुझे याद है हरियाणा का नंबर एक बार 13 स्थान पे था, तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित थे कि हरियाणा 13 पे कैसे आ गया। उन्होंने मिशन दिया कि हरियाणा को टॉप 5 पे लाइए। फिर 1-2 वर्ष में हरियाणा नंबर 3 पे आ गया। तो मेरा मतलब है कि अप टू चीफ मिनिस्टर्स हमने देखा है कि वो उनको चिंता होती है अगर उनकी रैंकिंग गिर जाए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और ओवरऑल पूरे देश में फिर टेक्नोलॉजी का दौर देखिए, आज ईएसआई रिटर्न, प्रोविडेंट फंड, टीसीएस, टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, वेलफेयर, सभी रिटर्न्स ऑनलाइन। तो सरकार के पास सारा डेटा है, सब कुछ वहाँ जा रहा है। तो और ऐसे में सरकार ने अब इनकम टैक्स में भी अब स्क्रूटिनी फेसलेस हो रही है।
सेल्फ असेसमेंट का दौर है। अब शायद 1,000 में से 10 या 2% रिटर्न्स पे वो स्क्रूटिनी करते हैं, बाकी सबको एज इट इज सेल्फ। अच्छा, मैं अखबारों में जो खबरें पढ़ता हूँ चावला साहब जी, आपके सेक्टर के लोग जो बोलते हैं उसमें लगता है कि वो क्रिप कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, रोते हैं, सच्ची पिक्चर नहीं देते हैं। सबको कहते हैं साहब MSME तो इस देश में गया, इसका कुछ भला नहीं हो सकता, सरकार कुछ कर नहीं रही है। आप अकेले आदमी हैं और ये मैं 25 साल से देख रहा हूँ। 25 साल की मॉनिटरिंग कोई छोटी मोटी नहीं है सर। 25 साल से मैं देख रहा हूँ आपको कि आपकी जो बात है वो बाकी जो आपके फ्रेटर्निटी के लोग हैं उससे मैच नहीं करती है। ऐसा क्यों है? ओके, शायद हम जो काम हो जाता है, जैसे बिजली है, जब तक बिजली है मुझे ध्यान ही नहीं आता बिजली का। जब बिजली चली जाती है तब मैं देखता हूँ कि लाइट नहीं। तो उसी तरह जो चीज़ हमें मिल जाती है कभी कभी हम उसको देखना बंद कर देते हैं। तो आपने मेरे से पूछा था कि तब क्या नहीं था जो अब है, तो मैंने अभी तक आपको कंपैरिजन दिया कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है। 4 दशक 42 ईयर्स मैंने देखे हैं, तो मैंने सभी सरकारों का कि में चेंजेस आते हुए देखे, इसीलिए मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। आज मुझे लगता है भारत अब तो 3rd गियर पे चल रहा है भारत, और अभी तो 4th और 5th गियर लगना बाकी है इस देश का। तो अभी तो इंडस्ट्री ने जॉगिंग स्टार्ट किया है और अभी तो हमें रेसिंग करना है और तेज आगे भागना है। चलिए 5 गियर में आते हैं जी। लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट है क्या MSME में? ओके, मैं अपनी ही बात का अब काउंटर भी देता हूँ। मैंने अभी बताया 24,000 कानून डिक्रिमिनलाइज हुए, टेक्नोलॉजी आ गई, पोर्टल है, ऑनलाइन है, व्यवस्थाएं हैं, पॉलिसीज बन रही हैं। लेकिन ग्रास रूट पे अल्टीमेटली एक व्यक्ति है जो उन चीजों को इंप्लीमेंट करता है। द लास्ट मैन स्टैंडिंग इज स्टिल अ ह्यूमन बीइंग, और वो अपना इंटरफेस चाहता है और उसके इंटरफेस की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक उद्यमी है, उनकी कंपनी 2 कंपनीज थी, एक कंपनी होली ओन सब्सिडरी थी, उनकी मेन कंपनी में उन्होंने मर्ज कर लिया GST के बाद। उन्हें लगा 2 कंपनीज का रिटर्न क्यों भरा जाए, तो मर्ज कर लो। तो उन्होंने कंपनीज को मर्ज कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑर्डर से कंपनीज मर्ज हो गई। अगस्त 2018 में कंपनीज मर्ज हो गई। तो उसके बाद उसने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 2018-19 की इनकम टैक्स में फाइल की और एक पैन सरेंडर कर दिया। अब 5 वर्ष के बाद उस उद्यमी को इनकम टैक्स से नोटिस आता है, इनकम टैक्स से, कि आपने उस साल आपकी एक और कंपनी थी अगस्त तक, उसका आपने GST रिटर्न फाइल किया 5 करोड़ का, लेकिन आपने उसकी IT रिटर्न नहीं फाइल की। तो वो उद्यमी ने जवाब दिया कि अगस्त में वो कंपनी मर्ज हो गई गवर्नमेंट के ऑर्डर से, तो उसके बाद एक इनकम टैक्स की रिटर्न गई। GST की रिटर्न भी अगस्त तक 2 जाती थी क्योंकि अलग कंपनी थी, उसके बाद 1 गई। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ऑन पेपर है, जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी उस शख्स को इनकम टैक्स ने 5 करोड़ के ऊपर इनकम टैक्स उसकी इनकम में मान के उसको नोटिस जारी कर दिया। आज वो शख्स हाई कोर्ट में रिट करके वहां पर अपना केस लड़ रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, जो ऑफिसर है, आज भी उसकी नीयत पर और उसकी काबिलियत पर, उसकी कॉम्पिटेंस पर और उसकी समझ पर भी निर्भर कर रहा है। इट इज अनफॉर्चुनेट। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अच्छा भाई, ढेर सारा मतलब पुलिंदा है समझिए कि लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड कोलेटरल, हाई बोरोइंग कॉस्ट, इस पे बाद में हम आएंगे। लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड कोलेटरल, ये कैसे, इससे MSME कैसे प्रभावित होते हैं? देखिए, मुझे याद है मैंने पहली बार 10,000 रुपए का CC लिमिट बनवाया था। उस जमाने में सिंडिकेट बैंक हुआ करता था, और 10,000 रुपए के लोन के लिए 2 ही चीजें थी, या किसी की गारंटी दो जिसके पास FD या एसेट्स हैं, और या फिर आप कोलेटरल दीजिए। तो मेरे केस में किसी ने गारंटी ली और मुझे 10,000 का लोन मिला। आज हमारे इकोसिस्टम में 4 चीजें बिल्कुल क्लियर है। कोई महिला उद्यमी या SC/ST उद्यमी आज उसको लोन चाहिए हो 2 करोड़ तक का, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो, तो उसे बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मिलता है। सेकंड, कोई भी अन्य उद्यमी अगर स्मॉल स्केल का MSME का 10 करोड़ तक का लोन उसे बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल सकता है। यदि वो स्टार्टअप है रजिस्टर्ड या एक्सपोर्टर है
तो 20 करोड़ तक का लोन उसे बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल सकता है। एंड लास्टली, जो अभी 1 महीना पहले सरकार ने स्कीम बनाई कि अगर मीडियम साइज इंडस्ट्री अगर बड़ा प्रोजेक्ट लगाती है तो 100 करोड़ का लोन भी अगर वो लेता है तो बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल सकता है, जिसकी 60% की गारंटी भारत सरकार की गारंटी ट्रस्ट लेती है। तो यानी आज देश में एक इकोसिस्टम बना, और आप हैरान होंगे सुनकर 52 करोड़ लोग इस देश में बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन ले चुके हैं। 52 करोड़, दैट इज 1/3 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तभी मैं कहता हूं कि आप जो बोलते हैं वो बाकियों से डिफरेंट होता है। देन व्हाट आर द प्राइमरी रीजंस फॉर द स्ट्रगल ऑफ एमएसएमई? फर्स्ट इज देयर ओन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया, अभी एक बात कह रहा था कि मैंने 7 साल काम किया, 35 साल धक्के खाए, क्योंकि कोई गाइडेड रोड मैप नहीं था। तो काश एक गूगल मैप की तरह कोई बिजनेस का भी रोड मैप हो जो एक उद्यमियों को टू द पॉइंट बताए, इस डिपार्टमेंट से ये लाइसेंस आपको चाहिए, ऐसे अप्लाई करना है, आपको ये लोन चाहिए, इस जगह पर जाइए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, क्लियरली मिल जाएगा। तो राइट एडवाइस, राइट गाइडेंस और एंटरप्रेन्योर की अपनी समझ। अब मुझसे बहुत सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स पूछते हैं कि जी मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक नहीं दे रहा। तो मैं पूछता हूँ कि आपने कैसे किया, क्या आपने अप्लाई किया? नहीं, मैंने वहां जाके बात की थी, उन्होंने मना कर दिया। बात करने से नहीं, हमारा एक पोर्टल है psbloanin59minutes.com। आप डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आप उस पर फाइल तो करिए, आप जाइए, देखिए तो सही, वो आपको किसी बैंक में भेजेंगे उस पोर्टल के माध्यम से। वहां आप, जाहिर है आपको हो सकता है किसी प्रोफेशनल की मदद चाहिए हो, आपको प्रोजेक्शंस देना हो, सीएमए डेटा देना हो। एक स्कीम के होने का मतलब ये नहीं है कि आप बैंक में जाइए और कहिए 10 करोड़ रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो और हो जाएंगे। आपको आफ्टर ऑल बैंक को ये देखना है कि पैसा रिकवर होगा नहीं होगा, उद्यमी उस कॉम्पिटेंट लाइक। डेटा थ्रो करता हूं मैं चावला साहब जी। जीडीपी में इसका योगदान 30% है सर, एक्सपोर्ट्स में 40% है सर, वर्कफोर्स इसके पास करीब 60-61% के आसपास है जी। इस तरह के कंट्रीब्यूशन के बावजूद सरकार का इस पे ध्यान, प्रायोरिटी और उनको लोन दिलाने की सुविधा या और बाकी जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करना, 8% to 26% पर एनम इंटरेस्ट रेट वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन बैंक है या एनबीएफसी है। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? बिल्कुल ठीक। तो इसमें क्या इंटरेस्ट रेट एक इशू है एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों के ग्रोथ को सप्रेस करने में? देखिए, इसको मैं ब्रॉडर करता हूं। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक बहुत बड़ा इशू है। आज भी इस देश में केवल 14 से 15% उद्यमियों को ही इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की सुविधा है। 85% आज भी परिवार से या मित्रों से या मार्केट से पैसा उठा के काम कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का न होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंडरी अभी 14% का है, 14% लोगों के पास है, 14% के पास है। पहले ये, अभी से पहले 20 साल पहले ये डेटा कितना रहा होगा? सेम। ये डेटा सेम ही रहा है, क्योंकि उतने नए उद्यमी आ गए जितनों को मिलता रहा। बहुत समय से यही डेटा है। मैंने 12 से 17% के बीच में हम प्रोग्रेस बनाए हुए इतना ही 12 से 17 के बीच में है। लेकिन अब आज का दौर देखिए, मेरे अपने ऑफिस में कितने मेरे कर्मचारी हैं, मेरे साथ काम सहकर्मी हैं, मेरे साथी हैं, मेरे जिनको हम ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स भी कहते हैं, उनके मोबाइल ऐप पे भी आज ऐप्स हैं कि वो उस पर क्लिक करते हैं, उनको 10,000 से 50,000 का लोन, 1 लाख तक का लोन 1 सेकंड में मिल जाता है। आज फिनटेक कंपनीज आ गई हैं। तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, वो किस वर्क को दे रहे हैं ये एक तो अवेलेबिलिटी होती है चावला साहब, दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट हाई है, अवेलेबल तो है पर हाई है। सर जब आप एनबीएफसी से लोन लेंगे और 26% रेट के आधार पर अगर आप लोन को सर्व करेंगे तो ये हायर साइड में है। सर ये कॉस्ट ऑफ फंड से भी लिंक्ड है। मैं जस्टिफाई कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत हैं, उनकी बहुत ब्रांचेस हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज भी एमएसएमई क्योंकि उनकी शर्तें बहुत सख्त हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, क्योंकि दे आर आल्सो अकाउंटेबल। नहीं, मैं कह रहा हूं आपके सेक्टर के लिए, जहां पे देखिए इंडिविजुअल लोन लेके भागता है
वो ज़्यादा रिस्की है। एक कंपनी है जिसका प्लांट है, जिसके और बाकी मशीनरी हैं, वो सब लगा हुआ है। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है जब एनबीएफसी के लोगों को पब्लिक सेक्टर बैंक की बजाय एनबीएफसी के पास जाना पड़ता है? इट इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। बैंक्स कम रिस्क लेना चाहते हैं, इसीलिए कम रेट पर देते हैं। आज किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% से लेके मैक्सिमम 12% तक है एमएसएमई सेक्टर में। लेकिन जो वो लोन नहीं दे रहा है किसी रिस्क की वजह से, उस गैप को पूरा करने के लिए फिर लोग एनबीएफसीज पर जाते हैं। एनबीएफसीज थोड़ा हायर रिस्क ले रही हैं, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा लिबरल है। वो अपने एनपीए का मार्जिन ज्यादा रखना चाहते हैं और इसीलिए एनबीएफसीज का लोन टिपिकली 13% से लेके 18% तक जा रहा है। लेकिन आज भी वो कैटेगरी जिसके पास दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूशन का लोन नहीं है, जो मार्केट जा रहा है, आप देखिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 35 से लेके 50% तक है। सो जब हम कहते हैं क्रेडिट अवेलेबिलिटी मिली, तो 36% पे लेने वाला अगर 18 पर किसी को अगर मिल गया एनबीएफसी से, वो पहला बड़ा अचीवमेंट। क्रेडिट एक्सेस समस्या हमेशा से रही है, अभी कई वर्ष रहेगी, लेकिन लगातार सुधार होते जा रहा है। मुझे इतना ही कहना है। अच्छा चावला साहब, हम लोग क्रेडिट एक्सेस पे बात कर रहे थे। आपको ब्लेम किया जाता है एमएसएमई के कंपनियों को कि ये आरएनडी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन नहीं करते, इनकी ब्रांडिंग वीक है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी लो है। आप डिसएग्री करते हैं इससे, एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे रिसोर्सेज ही नहीं है। डे टू डे सर्वाइवल एग्जिस्टेंस हमेशा क्वेश्चन में रहता है। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक साल पूरा कर लेना और बैलेंस शीट अगर पॉजिटिव में लिख लेना, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि एक साल और। तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां हम मिस करते हैं। हम एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, या हम आईपीआरस की तरफ ध्यान नहीं कर पाते, अपने पेटेंट्स नहीं फाइल कर पाते, आरएनडी या न्यू मार्केट्स में जाना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पिछले सालों में कुछ चीज़ें बनाई। पहले एक एनएमसीपी प्रोग्राम बना था, नेशनल कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। उसके 10 पॉइंट्स चुने गए, उस पर काम हुआ। सरकार अब अनाउंस कर रही है एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जो जल्दी ही अनाउंस होने वाला है। तो देखें कि उसमें सरकार मैन्युफैक्चरिंग को और क्या करती है। आरएनडी के लिए अभी एक सप्ताह पहले कैबिनेट ने एक बहुत बड़ी स्कीम, 1 लाख करोड़ की स्कीम बनाई सरकार ने, जो कि सामने आ रही है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, जो 1 अगस्त 2025 से स्कीम आ जाएगी, जिसमें कि 1,000 से 3,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो नए लोगों को रखें। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो 4 वर्ष तक ये इंसेंटिव रहेगा। कोई फायदा होगा इसका? अद्भुत, डेफिनेटली होगा ही। और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आज मैं उस पे आ रहा हूँ। हम ये कह रहे थे कि इसमें चाइना 60%, जर्मनी 60%, जापान 57%, ऑलमोस्ट 60%। हिंदुस्तान में एमएसएमई का जीडीपी में रोल 30% है। कम है क्या? इसको बढ़ाया जा सकता है, या पोटेंशियल नहीं है, या हमारे पास संसाधन नहीं है? सर, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में जो अभी हमारा टिपिकल, मैं आपको इस डेटा में एक डेटा और जोड़ता हूँ। 70% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया आर ओनली इन 5 स्टेट्स। तो अब आप इमेजिन करो कि कितना ह्यूज पोटेंशियल है बाकी स्टेट्स में। कौन से 5 स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु को तो रहना ही रहना है। सो अभी आप देखिए कि आज जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एवरीवन इज गेयरिंग अप। तो आप देखेंगे कि हमारा और गवर्नमेंट का जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन आ रहा है, उसका मकसद ही यही है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा शेयर गिर कर 15 से 17% रह गया है जीडीपी का, इसे बढ़ा के 25 कर दिया जाए। और जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर 25 पे आएगा, तो एमएसएमईज ही उसमें ज़्यादा है। आज देश के 98-99% यूनिट सभी एमएसएमईज हैं। 500 करोड़ तक के टर्नओवर वाले यूनिट को हम एमएसएमई कहते हैं, डोमेस्टिक टर्म। मैं स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन देख रहा हूँ पहले से, क्योंकि हम ज़्यादा तेज चल रहे हैं। हम अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी चुके हैं ऑलरेडी।
2030 तक हम नंबर 3 पे आने की तैयारी में हैं। तो आज हम 4 ट्रिलियन से और आगे बढ़ेंगे। तो 2030 नहीं तो 2033 सही। पॉइंट ये है कि हर साल देखिए, अगर मैं एक कदम 1 मीटर का लेता हूँ तो मैं 30 कदम में 30 मीटर चलता हूँ। लेकिन अगर मैं पहला कदम 1 मीटर, फिर 2, फिर 4 लेने लगूं तो 30वें कदम में मैं सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ 14 बार नाप जाता हूँ। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसीलिए जो 75 वर्ष में भारत ने किया, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। उसको लास्ट ईयर उसको 10-15 साल में हासिल किया जा सकता है। लास्ट ईयर हमने पूरे देश ने 43 लाख कार्स बनाई भारत ने। उसमें मारुति का हिस्सा 20 लाख कारों का था। 2030 में सिर्फ मारुति 40 लाख कारें बनाने की तैयारी में है। और ऑटोमोटिव सेक्टर जिसने 43 लाख कार्स बनाई थी वो 1 करोड़ कार्स पे जा रहा। तो 5 साल में जब कार्स 43 लाख से 1 करोड़ पे टारगेट पे जा रही हैं, मारुति 20 लाख से 40 पे जा रही हैं, तो ये क्यों नहीं बढ़ेगा? तो ये जो ग्रोथ है, आज जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, आज जो एक्सपेंशन कैपेसिटी है, ये जो ओपनिंग अप है, आज स्टार्टअप इंडिया में 1,60,000 एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर लिया अपने आप। कितने एसएमई आईपीओज आज हैं, कितने यूनिकॉर्न्स इस देश में बन गए हैं। तो ये तो एक मायूस ना हो, अगर टेक्नोलॉजी को समझते रहें, जागरूक रहें, सरकार की योजनाओं को समझें और रास्ता देखें, तो मुझे लगता है फॉरवर्ड इज द ओनली वे। ज्यादातर सर एक चीज मैंने नोट किया है कि एमएसएमई से जुड़ी कंपनियां और कंपनी चलाने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादातर मौकों पे ब्लेम करते हैं। ये मैंने महसूस किया, आपने भी किया होगा जी। स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा ब्लेम करने की जरूरत है। आई टोटली एग्री। स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल, इंडस्ट्री इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इंडस्ट्री पार्क स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, एमएसएमई पार्क स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएगी, बिजली उनको स्टेट गवर्नमेंट देगी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट देगी, उनको अगर लोकल इंसेंटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट्स ने देनी है। बहुत बड़ा रोल है स्टेट गवर्नमेंट्स का। लेबर लॉज को स्टेट गवर्नमेंट्स ने इंप्लीमेंट करना है या लिबरलाइज करना है। आज आप थोड़ा सा देखिए उत्तर प्रदेश की तरफ, 27 इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 15 एमएसएमई पार्क्स बन रहे हैं, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। आप देखिएगा अकेले उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से ज्यादा की हो जाएगी। तो ये जो स्पीड, उसी तरह तेलंगाना देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देखिए, हरियाणा को देखिए, राजस्थान को देखिए। तो आज जो राज्य आगे आना चाह रहा है, जो आगे आगे चल रहा है, वो कर रहा है। फिर डील से क्या इम्पैक्ट होगा खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आज और मीडियम एमएसएमई? अभी हमारे यूएस टैरिफ्स आर अराउंड 16%, 15-16%, और ऐसा लग रहा है कि वो 26 हो जाएगी। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपका एक्सपोर्ट में आपका रोल 40% है, 40% से ज्यादा है। यस। तो यूएस में टैरिफ्स जो हैं 26 तक हो जाएंगे। वी आर स्टिल लोअर देन जो यूएस ने अब थाईलैंड या बांग्लादेश या फिलहाल लगाया है, और या जो चाइना। तो हमारा ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? इन्हीं कंट्रीज में होती है। और अगर इन कंट्री से मेरा टैरिफ अभी भी कम है तो यूएस के बायर के लिए अभी भी मैं एडवांटेजियस हूं। और 10% का जो फर्क है, बेयर उन्हीं को करना है, अमेरिकन को। उन्होंने अपने देश का इंपोर्ट महंगा किया है, क्योंकि वो रातों रात ओवरनाइट सब कुछ वो यूएस में नहीं बनाएंगे। वो अपने नागरिकों का भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? अब ये उनकी इंटरनल इश्यूज हैं, बट इमीडिएट इम्पैक्ट तो यूएस सिटीजन पर है। अगर टैरिफ बढ़ गया तो हर चीज महंगी होगी वहां पर, ओवरनाइट वहां फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी। और वैसे भी आज क्लस्टर्स चलते हैं। चाइना में अलग एरियाज है, इंडिया अलग है, बांग्लादेश गारमेंट्स बनाता है, कोई कॉफी बनाता है, कोई चावल बनाता है। हर कंट्री की अलग कॉम्पिटिटिवनेस है। So today to say कि I'll put a tariff is actually adding inflation, must be adding inflation to for a US citizen itself. So I believe कि इंडिया के लिए जो 10% का जो है, इतना तो हम सर अपने कंपटीशन में, अपने लीन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, अपने
ऑटोमेशन के थ्रू भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेंगे। यू विल फाइंड दैट हमारे ऑटो सेक्टर पे इसका, आई एम वेरी होपफुल कि हमारे पे इसका इम्पैक्ट मिनिमल होने वाला। सर, इंडस्ट्री के जो लोग हैं मीटिंग करते हैं, CII, FICCI, PhD, ASSOCHAM, खासकर जब MSME से जुड़े होते हैं, सारे लोग ये कहते हैं कि GST सरकार इतना सिंप्लीफाई करके लाई है, 8 साल हो गए इसको लागू किए हुए, अब भी GST कंप्लायंस एक इशू है MSME सेक्टर के लिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है? बहुत सारे, देखिए GST एक तरफ तो बहुत बड़ा है, वन नेशन वन टैक्स वगैरह वगैरह, कई टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया, ग्रेट वर्क, बट देन वी हैव टू क्लोज दिस हाइप एट वन स्टेज। अब हो गए 8 साल, अब सवाल यह है कि 8 साल में हमने क्या कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट की और क्या हम उनको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज GST को अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज कम करनी है। यहां अभी 1 अप्रैल को बल्कि GST ने एक नया प्रावधान कर दिया है ISD रजिस्ट्रेशन का, कि अब GST में ही एक सेकंड नंबर और लेना होगा जिसको ISD कहा जाता है, जिसमें कि उसकी सेपरेटली रिटर्न जाएगी। इट्स क्रिएटिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बट इट इज ऑलरेडी देयर नाउ। अब आफ्टर ऑल इज द GST। सरकार को बोलते क्यों नहीं? सरकार को बोलते हैं, पर GST काउंसिल यूनानिमसली काम करती है। GST काउंसिल में सभी स्टेट्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, तो हर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, तो वो सरकार को देखना है कि कैसे करना है। हमारे लिए एज अ बिजनेस पर्सन ISD का कंप्लायंस बड़ा है, एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, उसकी अलग से रिटर्न जाएंगी, बट बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई। अब वो डिफरेंट डिमांड्स हैं, हर राज्य की डिमांड है, हर सेक्टर की। आज 1% 2% से लेके 28% तक की GSTs हैं इस देश में। GST के साथ साथ लिकर और पेट्रोलियम एंड अदर वो वैट मैकेनिज्म पे आज भी चल रहे हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को सरल किया जा सकता है, पर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, पॉलिटिकल विलिंगनेस चाहिए, और सभी राज्यों को आना चाहिए। टिल सच अ टाइम अ बिजनेस will keep suffering, ease of doing business will suffer, and even ease of living may end up suffering. आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आने वाले टाइम को लेकर के, और MSME के भविष्य को लेकर के। इस देश में 2 बड़े बदलाव पूरी दुनिया में हो रहे हैं। सबसे पहला तो यह है कि जो EV सेक्टर में जो चेंजेस आ रहे हैं, नई कारें आ रही हैं जिसमें बैटरी से कारें चल रही हैं। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे प्रभावित करेगा उस पर आता हूँ मैं। पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सब सेक्टर में बदलाव देखे जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को छंटनी की जा रही है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सस्ता है। इसका MSME सेक्टर में इस देश में कितना फ़र्क पड़ेगा नौकरियों पे, एफिशिएंसी पे और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे? मेजर और सभी पे पड़ेगा। और मैं MSME में यहाँ हर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को डाल देना चाहता हूँ। इवन एक डॉक्टर, एक आर्किटेक्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक वकील, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है जी, वो एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज बन गया। इन सब पर फर्क पड़ेगा। अब देखिए, कुछ समय पिछले 10-12 साल में मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोग कोई प्रॉब्लम होती है तो गूगल पर ही दवाई ढूंढने की कोशिश करते हैं और खुद ब खुद डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो आप देखिए कि इवन डॉक्टर पर भी इम्पैक्ट आएगा। उसी तरह एक लॉयर है, आज अच्छी पिटीशंस, उसका अच्छा ड्राफ्ट, अच्छे अपॉइंटमेंट लेटर्स, अच्छे एग्रीमेंट्स की वेटिंग, एग्रीमेंट्स को डीप डाइव करना। इंटरनेशनल एग्रीमेंट मेरे पास आया, मैं AI के माध्यम से उसके हाइलाइट्स खुद देख लेता हूँ। कल तक जिस चीज़ के लिए मुझे एक लॉयर के पास जाना पड़ता था या किसी प्रोफेशनल के पास, बैंक्स का CMA डेटा बनाना, बैंक्स को प्रोजेक्शंस देना, बहुत सारे काम, PPT बनाना, पावर पॉइंट बनाना। तो पिछले कुछ समय से, पिछले 20 सालों में केवल माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स को यूज़ करने को स्किल माना जाता था, PPT को स्किल माना जाता था। फिर थोड़ा सा दौर आया तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ अपलोड कर लेते हैं, अपना प्रोडक्ट, और उसको बेच पाते हैं, तो उसे स्किल माना जाने लगा। लेकिन आज स्किल की रिक्वायरमेंट बदल गई। तो इसीलिए इम्पैक्ट है बहुत बड़ा। एग्जिस्टिंग जॉब्स, क्लरिकल जॉब्स बन जाती हैं। पहले एक लेटर अच्छा ड्राफ्ट करने के लिए भी हम लोग ड्राफ्ट्समैन रख लेते थे। व्यापक पैमाने पर छंटनियाँ होंगी क्या?
व्यापक पैमाने पे स्किल्स में बदलाव मांगा जाएगा, स्किल्स में चेंज है। लोग नौकरी से निकाले जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें चुस्ती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा काम करने लगा हूं। मैंने काम कम नहीं किया। अगर मेरा काम उतना ही रहता तो शायद मैं कहता कि अब मेरा काम 8 घंटे का काम 2 घंटे में खत्म हो गया। लेकिन एक ये भी है कि अब मेरा 8 घंटे का काम अगर मैं एआई ना यूज करूं तो 8 दिन में भी समाप्त नहीं होगा, फिर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। तो इसीलिए आज जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे ऑफिस में कोई 8 घंटे लगा के बनाता था, आज वो 1 घंटे या आधे घंटे में दे देता है। दैट इज एफिशिएंसी। लेकिन अब वो एक दिन में 1 नहीं 4 पीपीटीज तैयार कर रहा है। नहीं, पर एयर इंडिया सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से, चलिए अभी मान के चल रहा हूँ कि स्किल चेंज करने पड़ेंगे, एफिशिएंसी किस लेवल पे बढ़ेगी? एफिशिएंसी सबसे पहले एफिशिएंसी तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन क्लरिकल इन एरियाज में इंपैक्ट आता है। सबसे पहले आपको अब 2 घंटे बैठ के कोई आर्टिकल नहीं लिखना पड़ता, 2 घंटे बैठ के गवर्नमेंट को मुझे एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबलिंग लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली फाइन में इंडस्ट्री 4.0 पहले ही आ चुका था। आज इंडस्ट्री 4.0 सभी मशीन्स को सेंसर्स के माध्यम से कंप्यूटर्स के साथ अलाइन कर रहा है, इसीलिए हमें रियल टाइम बेसिस पे मशीन का डेटा मिलने लगा। तो वहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं देखते हैं आप? नहीं, ह्यूज। अब वो वहां पर जो मेरे प्रोडक्शन प्लानिंग के एक्सपर्ट्स थे, ह्यूमन बीइंग्स, अब मैं वो काम एआई के माध्यम से अब ऑटोमेटिकली होने लगा। दैट इज द नेक्स्ट लेवल। तो अभी मेरे एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स को नई स्किल्स पे लाना पड़ेगा। तो मुझे इमीडिएटली जॉब लॉसेस तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जॉब एनरोलमेंट्स में नई तरह की लिटरेसी, जैसे हम 10 साल से कहते थे कि कंप्यूटर नहीं जानते तो लिटरेट नहीं माने जाओगे, उसी तरह अब एआई का इस्तेमाल नहीं जानते हो तो फिर लिटरेट। एआई का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, हो रहा बहुत है, व्यापक पैमाने पर, बहुत व्यापक पैमाने पर। आज फेसबुक पर भी कोई पोस्ट डालिए तो फेसबुक ही आपसे पूछ लेता है कि डू यू वांट मी टू राइट एआई जनरेटेड लैंग्वेज फॉर यू, और आपकी स्पेलिंग करेक्शन, ग्रामर करेक्शन करने लगा है। कितना आसान हो गया है अपने आप को कम्युनिकेट कर पाना। कोई भी शख्स सही हिंदी, करेक्ट हिंदी या करेक्ट संस्कृत या करेक्ट इंग्लिश से अपने आप को कम्युनिकेट कर। लास्ट के 2 सवाल बच गए हैं चावला साहब आपके लिए। ईवी की दुनिया बदल रही है, चाइना, यूरोप, अमेरिका, अब हिंदुस्तान में भी हम थोड़ा अभी भी पीछे हैं। ये एमएसएमई में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगा, फाइनेंशियली कितना बर्डनसम होगा, और आगे का रास्ता, ईवी की दुनिया जब यहाँ बदलेगी तो आगे का रास्ता एमएसएमई के लिए कैसा रहेगा? ईवी रियलिटी है, फास्ट ग्रोइंग रियलिटी है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग रियलिटी है। 2030 तक लगभग 30% व्हीकल्स ऑन द रोड ईवी के होने की संभावना है। ईवी व्हीकल्स में किसी भी आइस इंजन में लगभग 2000 मूविंग पार्ट्स होते हैं, ईवी व्हीकल्स में 18 मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो 1982 कंपोनेंट्स की जरूरत ही नहीं आज इलेक्ट्रिक कार में। तो कंपनियां भी बंद होंगी? ना फ्यूल टैंक चाहिए, ना ऑयल पंप चाहिए, ना इंजन चाहिए, ना उनसे रिलेटेड चीज़ें। तो बहुत सारी कंपनीज को टेपर डाउन होना पड़ेगा। वैसे ही जैसे कैसेट की कंपनीज बंद हो गई, सीडी डीवीडी की बंद हो गई। आपके नोएडा में मोजर बेयर कितनी बड़ी, वो दुनिया की सबसे बड़ी डिस्क मेकिंग कंपनी। सो बहुत चेंजेस होने वाले हैं। और ईवी में ऑटो कंपोनेंट एग्जिस्टिंग कंपनी, अब तो इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी नई स्कीम लॉन्च हुआ है। तो आज उनको भी इलेक्ट्रिक होना, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शाज ऑलरेडी आ गए। सो नंबर्स में कमी नहीं आएगा। बट मैं अगर कंपोनेंट सप्लायर हूं, इंजन बनाता हूं, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग करता हूं, तो मुझे अब चेंज करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम डाई को आपको पूरा ट्रेड बदलना पड़ेगा। अब मुझे एलॉय व्हील्स बनाने पड़ेंगे। उदाहरण एग्जांपल के लिए, अगर मैं एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में हूं और इंजन बनाता हूं या इंजन पार्ट्स बनाता हूं, अब उनकी अगर डिमांड कम हो रही है तो एलॉय व्हील्स की डिमांड बढ़ रही है। आज हर व्हीकल चाहता है मुझे एलॉय व्हील मिल जाए, वो भी एल्यूमिनियम से बनेंगे। आज भी इंडिया में टोटल एलॉय व्हील प्रोडक्शन सिर्फ 20% है, 80% अभी भी इंपोर्ट होते हैं। सो आज उसमें तो पॉइंट ये है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर अडेप्टेबल हो, कहते थे ना एक जमाने में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब नहीं, अब सर्वाइवल ऑफ द निम्बल।
आप कितनी जल्दी अपने को बदल सकते हैं, कितनी जल्दी अडाप्ट कर सकते हैं, एक आइटम के साथ दूसरी आइटम कैसे बना सकते हैं। अब ड्रोन्स कंपोनेंट्स बनाइए, अब आप एरोनॉटिकल के कंपोनेंट्स बनाइए। आप देखिए ओयो अब इंडिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी बनाने की तैयारी में, तो आज उसके कंपोनेंट्स भी बन सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि सेक्टर कभी भी समाप्त नहीं होता, सेक्टर इवॉल्व होता है। तो आज अगर आइस इंजन्स कम होंगे तो ईवी इंजन्स आएंगे, उसके बाद हाइड्रोजन या सोलर गाड़ियां भी आ सकती हैं, तब तक ड्रोन होगा, एरोनॉटिकल होगा, इंजीनियरिंग के और कई पैमाने बदलेंगे। तो ये लगातार चेंजेस, वैसे भी पहले से ज़्यादा स्मार्ट, आज हर साल नया स्मार्टफोन आता है, आपको पहले से बेटर चीज़ मिलती है। एनर्जी एफिशिएंसी में आपके अगर घर पे एसी लगे हैं, अब आपको स्टार रेटेड एसी की ज़रूरत है। पुरानी मोटर्स लगी हैं तो अब एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स की ज़रूरत है। तो हर चीज़ है तो भी अपग्रेड करनी है। आखिरी सवाल की, क्या एमएसएमई सेक्टर में इस देश में क्राइसिस है? ये देश तो 1947 से अब तक क्राइसिस टू क्राइसिस ही इसने देखे। वॉर्स भी देखी हैं, वॉर्स भी देखी हैं हमने गरीबी हटाओ भी देखा है, हमने जय जवान जय किसान भी देखा है, फिर हमने मेक इन इंडिया मूवमेंट भी देखी है, फिर जीएसटी का ट्रांजिशन देखा है। कितने ट्रांजिशन इस कंट्री ने देखे, और हर बार एक चैलेंज था। आप देखिए, एक ज़माने में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, बड़ा चैलेंज होता होगा, आज उसकी वजह से आज सबको लोन मिल जाता है। तो पॉइंट कहने का है कि ये तो क्राइसिस हर बार कोई नई होगी, और कुछ क्राइसिस तो पेरेनियल है। अब पाकिस्तान की क्राइसिस इंडिया के साथ पेरेनियल ही है, और लगातार ही हमें आत्मनिर्भरता की तरफ काम करना है, डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये तो हमेशा ही चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। पॉइंट ये है कि क्या हम उस क्राइसिस को ओवरकम करके आगे आ गए। आज अगर आप देखें ऑन अ पॉजिटिव नोट, कितने आईआईटीज, कितने आईआईएम्स, कितने रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने नए एयरपोर्ट्स, कितना कुछ आप नोएडा में देखिए, ग्रेटर नोएडा देखिए, फिर जेवर देखिए। पॉइंट ये कहने का है कि लगातार बढ़ता हुआ एक सिस्टम है, तो क्राइसिस आती रहेंगी। देश की आबादी भी 35 करोड़ से आज 145 करोड़ तक पहुंच गई। तो बट आप पॉजिटिविटी में देखिए तो सोलर, India is one of the largest renewable energy generator today, more than I think 500 gigawatt. So looking at that, I think it's all about reaching out to people. आज fintech, Paytms, अब digital payments में India is number one in the world today. So if I look at the positive sign, India में सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स होने लगी हैं। नोटबंदी जैसे चैलेंजेस, जो उस समय कितने बड़े चैलेंजेस लगे, आज निकल गए, अब पता ही नहीं चलता है। अब आज एक सब्जी की दुकान पर या रिक्शा पर भी आप पेटीएम से कर रहे हैं। सो आई थिंक क्राइसिस विल कीप कमिंग एंड न्यू चैलेंजेस विल कीप कमिंग। समटाइम्स इट विल बी मैन मेड, समटाइम्स इट विल बी नेचर मेड, समटाइम्स इट विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, बट it's all about keeping a nation which has a visionary leadership, which has a sensitive mechanism कि हम उसको तुरंत कैसे टैकल करें। कोविड आया, हमने अपनी वैक्सीन बना दी, कितने देशों ने अपनी वैक्सीन बनाई, इंडिया कुड डू इट। 220 करोड़ वैक्सीन हमने किया। सो पॉइंट ये कहने का है कि उसको लेटेस्ट क्राइसिस माना जाता है, मतलब बिफोर दिस पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन से 2020 का क्राइसिस। आप देखो कितना जल्दी ओवरकम किया हमने और उससे बाहर निकल के आए। आज हमारा फार्मा, व्हाट अ ग्रेट वर्क डूइंग। एआई में, स्टार्टअप्स में हमारी अमेजिंग कंपनीज आजकल आ रही हैं। अब तो इनफैक्ट पीयूष गोयल जी ने उस दिन कितना अच्छा बोला कि अब वो सिर्फ एग्रीगेशन को, डोर डिलीवरी को आप स्टार्टअप मत मानिए, अब हाई एंड स्टार्टअप दीजिए जो ह्यूमन लाइफ्स के साथ बेटर इंटरवेंशंस करें, जो सचमुच में एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे चेंज करें। सस्टेनेबिलिटी में इंडिया कितना काम करने लगा है। इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया 1 जुलाई 2022। हजारों एमएसएमई यूनिट्स बंद हुए। सिंगल यूज प्लास्टिक तो एमएसएमई यूनिट्स ही बनाते थे। पटाखे पे जब बैन लगता है तो कहीं कोई एमएसएमई यूनिट ही बंद होता है। जब दिल्ली में आप कहते हैं कि हम डीजल बसेस और डीजल टैक्सी अलाउ नहीं करेंगे, तो हर ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक एमएसएमई है।
तो पॉइंट ये है कि हमने कितने ऐसी चीजें देखी और उसको ओवरकम किया। आज एक ऑटो रिक्शा वाले ने भी अपना डीजल से सीएनजी पर आ गया। तो मैंने ये देखा, ये हमारी रिसिलियंस भी है कि हमारे लोग बहुत जल्दी अडाप्ट भी करते हैं, चेंज करते हैं। पटाखे बंद हुए तो कुछ और, कहीं स्मोकिंग पे बैन आया तो वेपिंग पे लोग आ गए, वेपिंग पे बैन लगेगा तो कुछ और ढूंढेंगे। पॉइंट ये है कि कैन अ नेशन मूव टुगेदर, मूव फॉरवर्ड, and in that respect I believe that yes, we have the ability. We need direction, we need resources, we need strong people who can make strong policies and give a future direction. Youth is all there to understand, adapt and follow, and of course they start leading now very soon. So we have to train them now, not in 18 years or 21 years, but in 12 years. So therefore we have to understand कि हम 12 साल के बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, वो क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक पर या नेटफ्लिक्स पर देख रहा है, और वो उस टेक्नोलॉजी से क्या सिर्फ कंज्यूमर बन गया है, क्या उसके लिए इंटरनेट केवल कोकेन और अफीम का काम करती है, दैट जस्ट किल्स हिज टाइम, हिज टैलेंट और एबिलिटी, और whether such a person can create some codes, use AI and create some solutions for the future and do something better. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पवन जी एंड थैंक यू एवरीवन, रियली लवली। बहुत लंबी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत टाइम से मैं आपका पीछा भी कर रहा था, पर मैंने गीता पे हाथ रख के कहा कि जो बोला दिल से ही बोला। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू।